सुना। आज आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। बिहार के पटना में आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चिरंतन को भी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और जो सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है उसको लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शिवपूजन झा ज्यादा जानकारी दे पाएंगे इस पूरे मामले पर। शिवपूजन, 3 दिन की पुलिस रिमांड, क्या क्या जानकारी पुलिस हासिल करना चाहेगी मनीषा से? देखिए, मनीषा और चितरंजन की पूछताछ बेहद अहम है क्योंकि अभी मामले की शुरुआत ही हुई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को 4 बच्चों के भागने का मामला सामने आया था। उसके बाद कहीं न कहीं लूटापोती हुई थी। फिर रविवार को मामला सामने आया कि 2 बच्चा बीमार होकर के उनको पीएमसीएच में भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मामला काफी सनसनीखेज है। इस वजह से पुलिस चाहती है कि पूरे मामले की सही तरीके से तफ्तीश हो और इसकी बाबत इनका पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट में अपील दायर की गई थी और 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। यहाँ पर गौर करने की वाली बात यह है कि ब्रजेश ठाकुर के मामले में कोई पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिला था, लेकिन इस मामले में पुलिस को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। इस बीच तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। क्रॉस वेरिफिकेशन होना है, एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना है। बताया यह भी जा रहा है कि पूरी एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है, जिन दोनों ही से, चिरंतन से और मनीषा से अलग अलग पूछे जाएंगे, फिर उन दोनों को कोलैबोरेट कराया जाएगा। शुक्रिया शिवपूजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम जानकारियां पुलिस हासिल करना चाहती है और इसलिए मनीषा और चिरंतन दोनों से सवाल जो पूछे जाने हैं उसकी फहरिस्त तैयार की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि पटना के शेल्टर होम का यह पूरा मामला दरअसल है क्या। पटना के आसरा शेल्टर होम से 2 दिन पहले 4 लड़कियों के भागने की खबर आई तो हड़कंप मच गया। अभी इस मामले की जांच शुरू ही हुई थी कि इसी शेल्टर होम से 2 लड़कियों की मौत की खबर आ गई। जब तक मामला पुलिस की जानकारी में आता, एक लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। पुलिस ने दूसरा शव जब्त कर लिया। अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवतियों की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। शेल्टर होम की महिलाओं और बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लापरवाही के आरोप में संस्था के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम मनीषा दयाल द्वारा संचालित एनजीओ जो है उसके दफ्तर के सामने खड़े हैं। दफ्तर में ताला लटक गया है। ये कृष्णा अपार्टमेंट में है जो बोर्डिंग रोड पर स्थित है। जैसे ही भनक लगी कि पुलिस अब शिकंजा कस रही है, इस दफ्तर में ताला लग गया। इस एक दफ्तर से कई तरीके के काम होते थे। अलग अलग बोर्ड हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस एक दफ्तर से कितने तरह का काम होता था। बॉयज कैपिटल का धंधा। हम दूसरा बोर्ड आपको दिखाते हैं, अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन, यानी कि जिस नाम पर एनजीओ है उसका काम यहीं से चलता था। तीसरा हम आपको दिखाते हैं एवीएन इंग्लिश स्कूल, एवीएन सॉल्यूशन कंसल्टेंसी का भी काम एजुकेशन से रिलेटेड। एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं जिसमें कि मृत्युंजय तिवारी जैसे कई नेता, उसके साथ तस्वीर मनीषा दयाल की है। कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, यानी कि क्रिकेट लीग का जो होता था काम, वो भी मनीषा दयाल देखती थी और यही वो जरिया होता था जिस माध्यम से वो बड़े नेताओं के साथ संपर्क साधती थी। अभी जो पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर है, इस स्पेस को आप गौर से देखें। स्थानीय लोग यही बताते हैं कि इस स्पेस का कई दफे रैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये स्पेस ठीक ऑफिस के सामने रैंप के रूप में। मनीषा दयाल सेलिब्रिटी है, पेज 3 सेलिब्रिटी रूप में। यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ के आईएएस की जो लॉबी है, आईएएस की लॉबी, उसमें इनकी काफी पैठ थी। उनकी पत्नियों के साथ इनके बहुत नजदीकी संबंध थे, लगातार पार्टी किया करती थी। तो इस तरीके के संबंध, साथ में कई मंत्रियों के साथ इनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां रही हैं। जदयू के कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे नेता जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। राजद के कई ऐसे मंत्री जो रहे हैं, कई ऐसे नेता, उनके साथ इनकी नजदीकियां रही हैं। भाजपा के कई मंत्री और कई नेताओं के साथ इनकी नजदीकियां रही हैं। कहीं न कहीं इन नजदीकियों का, इन तस्वीरों का बेजा फायदा उठाया है मनीषा ने। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ ताला लटक गया है और बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 1-2 दिन से यहाँ पर बहुत जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली थी, यानी कि गिरफ्तारी के पहले शायद जितने सबूत यहाँ पर होंगे वो तमाम सबूत हटा लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है।
2 लोगों को हिरासत में और 2 लोगों को डिटेन किया गया है। आगे की कार्रवाई का सबको इंतजार है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो इस पूरे मामले में अब आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल और उसके सियासी कनेक्शन को लेकर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। दरअसल मनीषा का एनजीओ अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन की ही आसरा शेल्टर होम को चलाता है। शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल खुद को इस एनजीओ की डायरेक्टर बताती है। मनीषा ने फेसबुक पर लिखा है कि उसे लोग मिली के नाम से जानते हैं। मनीषा की यही फेसबुक प्रोफाइल बिहार के सियासी और पेस्ट्री गलियारे में उसके रसूख की गवाही देती है। मनीषा ने अपनी प्रोफाइल में खुद को आत्मा फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर और भामा शाह फाउंडेशन ट्रस्ट की कमिटी मेंबर के तौर पर भी जिक्र किया है। मनीषा ने लिखा है कि स्पर्श द एडिक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी की काउंसलर भी हैं और पूर्व में नव अस्तित्व फाउंडेशन के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही एनजीओ की तरफ से आयोजित होने वाले कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग से भी वो जुड़ी रही हैं। मनीषा का एनजीओ अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम करने का दावा करता है। मनीषा इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। इन कार्यक्रमों में बड़े राजनीतिक चेहरों के अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग भी शिरकत करते थे। मनीषा एनजीओ के जरिए पटना की पेस्ट्री सोसाइटी में सेलिब्रिटी बन चुकी थी। ये बात उसके सोशल मीडिया अकाउंट से साबित होती है। राज्य के बड़े अधिकारियों की पत्नियों के साथ पार्टियों में शामिल होना उसका शौक था। 2 साल पहले तक मनीषा एक अनजाना नाम थी, लेकिन आसरा शेल्टर होम की संचालिका बनने के बाद मनीषा ने महज 2 साल में फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया और तेजी से राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाई। मनीषा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और अपनी एनजीओ की एक्टिविटी लगातार शेयर करती थी। मनीषा इन एक्टिविटीज की तस्वीरें भी शेयर किया करती थी। एक फोटो में वो जेडीयू नेता श्याम रजक के साथ भी नजर आ रही है, जबकि एक तस्वीर में वो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के साथ दिख रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। अब जेडीयू नेता श्याम रजक मनीषा के साथ तस्वीरों पर सफाई दे रहे हैं। मैं सामाजिक कार्य करता हूं और सामाजिक दायित्व भी मेरी है। खेल के मामले में और किसी मामले में अगर लोग कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मैं जाता हूं और ये मेरा 40 साल का इतिहास सब खोल करके देखिए तो हजारों कार्यक्रमों में मैं गया हूं। हमारे पास आई और वो अपने 2 लोग आए, वो बोले कि हमारे पति हैं और उन्होंने कहा कि क्रिकेट का, महिला क्रिकेट का मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो उसका कप का मैं लॉन्च करना चाहता हूं और उसका एक ड्रेस का। तो हमने कितना समय लगेगा और कौन कौन लोग आए? उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी आ रहे हैं, संदीप चौरसिया आ रहे हैं, ममता मल्होत्रा जी आ रही हैं, फिर शिवचंद्र राम आ रहे हैं और कई लोगों का नाम बताए। तो हमने ठीक है मैं आऊंगा लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं गया, वहां पर जाने के बाद 10 मिनट के बाद वहां पर यूनिफॉर्म का जो उनका था वो लेकर के फोटो खिंचाया, जो कई समाचार पत्रों में भी छपा, और उसके कप का भी हम लोगों ने उसका लॉन्च किया और फिर वहां से हम लोग चाय पी करके चल दिए। उसके बाद से मेरा कोई संबंध नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के बाद आसरा शेल्टर होम में 2 बच्चियों की मौत को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आसरा शेल्टर होम के बहाने बिहार की सियासत में फिर से घमासान मच गया है। हमने तो देखा है कि जिस तरीका से वहां पर पुलिस तैनात है, उसको खुद पता नहीं है कि कौन बीमार पड़ा। अभी से 1 महीना पहले इसकी 23 बिंदु पर इसकी जांच हुई और जांच के बाद भी सही पाया गया। इसके बाद एकाएक कहता है कि इसमें 2 बच्चियां करने का मतलब, वो में भी किसी नर्सिंग होम में जाकर के या किसी अस्पताल में मरी नहीं है, बल्कि वो जो है कि शेल्टर होम में मरने का काम किया है। इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच और इस जांच को भी सीबीआई की जांच करनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर समाज कल्याण विभाग में ये मामला उठा था, क्या मंत्री ने इस्तीफा देने का काम नहीं किया? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों के लिए? सरकार का ही कार्रवाई से ये जांच इतना आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई भी व्यक्ति होगा, कितना बड़ा भी नाम होगा, वो बचने वाला नहीं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद पर कथित तौर पर हमला हुआ है। उमर खालिद पर एक शख्स ने गोली चलाई, यह आरोप है। हालांकि वो बाल बाल बच गया। यह वारदात दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर हुई, जब उमर खालिद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचा था।
एक चश्मदीद के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर चाय पी रहा था। इतने में सफेद शर्ट पहने एक शख्स आया। उसने पहले उमर खालिद को धक्का दिया और फिर गोली चली, लेकिन गोली उमर को नहीं लगी। आरोप है कि हमला करने वाले शख्स ने भागते हुए एक बार फिर हवाई फायरिंग की, लेकिन इसी बीच उसके हाथ से पिस्टल गिर गई, जिसके बाद पिस्तौल सड़क पर पड़ी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से फिलहाल इनकार कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद जो जेएनयू के छात्र नेता हैं उसके ऊपर गोली चलाई गई है, ऐसी खबर आ रही है। फिलहाल यहां पर ये एक जो दुकान है यहीं से जो है उन्होंने खाने के लिए पैटीज और लस्सी खरीदी। उसके बाद यहां से पैटीज और लस्सी खा के जब वो निकले तो आरोप ये लग रहा है कि गोली चलाई गई। फिलहाल पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है। यहाँ के जो दुकानदार है ये हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि यहाँ से ही उमर खालिद ने क्या चाय वाय पी थी, क्या था? अब मुझे पता नहीं उमर खालिद थे कौन थे, वो चाय पी के यहाँ से गए। हाँ। और उसके बाद मैं तो दूसरे कस्टमर देख रहा था, मुझे उसमें कुछ नहीं पता। क्या गोली की आवाज सुनी थी आपने? गोली की आवाज तो वो बंदा उसके पीछे भाग रहा पकड़ने, जब उसने गोली चलाई उधर रोड पे। अच्छा, गोली चलाई। भागते हुए कितने आदमियों को देखा आपने? एक लड़का उसके पीछे भागा था, उसके बाद वो मैडम वो भी भागी। उसके बाद वो गए गाड़ी निकालो तो बस। तो आपने आवाज कितनी गोलियों की सुनी थी? एक गोली। हम 4-5 दोस्त वहाँ खड़े थे जब हम लोग चाय खत्म करने वाले थे। एक लड़का आता है व्हाइट शर्ट में और वो अचानक जो है उसको धक्का मारते हैं और फायर करता है। फायर जो है उमर के बहुत क्लोज होके से गुजर के जाती है और जैसे ही हम 4-5 दोस्त उसके पीछे लपकते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो लड़का जो है भाग के रोड क्रॉस करता है। हम उसके पीछे जाते हैं भागते भागते, उसने दोबारा फायर करी और उसमें हड़बड़ाहट में या किसी तरह उसके हाथ से वो बंदूक जो जिससे उसने गोली चलाई वो छूट जाती है। 2 फायर हुई है। पुलिस का वो कहना है, वो आप पुलिस से पूछे ना, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। मैं इसका मैं बिल्कुल पहचान लेंगे हम पहचान लेंगे। हम कैसे बताएंगे, पहले नहीं देखा कभी, हमारा नॉन नहीं था, लेकिन हम उसे पहचान लेंगे। जब पुलिस हमसे कहेगी हम उसका स्केच भी बना के दे देंगे। पुलिस ने रिकवर कर लिया है, हुलिया उसका बता के टीम्स अलर्ट कर दी गई हैं। उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। इस तरह अभी इस चीज की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वेपन यहाँ पे गोली चली है या नहीं चली। और इस गोलियां वाली तो बात नहीं है, लेकिन अगर कोई गोली चली भी उस चीज की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। आखिरी सवाल, कितनी टीमें बनाई गई हैं और क्या अभी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसका हुलिया बनाया जा रहा है। तो पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस कह रही है कि पुष्टि नहीं हो सकती गोली चली या नहीं। दुकानदार कह रहा है 1 गोली चली, एक चश्मदीद का कहना है 2 गोली चली। सोशल मीडिया पर एक चश्मदीद का बयान चल रहा है जिसका कहना है कि जब गोली चली उमर खालिद वहां था ही नहीं। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। अब पुलिस की जांच में बहुत कुछ सामने आ पाएगा। फिलहाल हम एक छोटे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की गीदड़ भभकी सामने आई है। हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में एक चिट्ठी के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की है। इसमें घाटी के लोगों को धमकी दी गई है कि 15 अगस्त से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में शामिल न हो। घाटी में सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाने और कमर तोड़ जाने के बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन लगातार लोगों को धमकाने में लग गया है। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक लेटर इशू किया जिसमें उसने उन सभी माँ बापों को और उन बच्चों को धमकी दी है कि वो किसी भी तरीके की स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशन में शामिल ना हो। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन अपनी बौखलाहट को इस लेटर के जरिए जाहिर कर रहा है, जिसमें न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन ये बता रहा है कि किस तरीके से किसी भी बच्चे को या फिर किसी कॉलेज स्टूडेंट को किसी ऐसी सेलिब्रेशन में जाने के लिए बिल्कुल धमकी दी गई है और यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली के लाल किला में पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस बार 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, लेकिन पहली बार काइट कैचर्स यानी पतंग पकड़ने वालों को भी बुलाया गया है ताकि लाल किले में पीएम मोदी के झंडारोहण कार्यक्रम में उनके पास कोई पतंग तक न पहुंच सके, क्योंकि इसके पहले ऐसा हो गया था जब एक पतंग कटकर पीएम के मंच के पास गिर गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को खासा चाक चौबंद कर दिया गया है। बात की जाए अगर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा जवानों को लाल किले और उसके आसपास की सुरक्षा में तैनात किया गया है, जिसमें 50 कंपनियां दिल्ली पुलिस की हैं और उसके बाद जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली पुलिस ने 150 से ज्यादा ऐसे लोगों को तैनात किया है जो लाल किले के आसपास पतंगे जो कट के आती हैं
उनको पकड़ेंगे। और ऐसे तकरीबन 150 से ज्यादा काइट कैचर्स को इस बार दिल्ली पुलिस ने तैनात किया है, ताकि जिस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे होंगे उस वक्त कोई भी पतंग जो है उस भाषण के दौरान ना आए। क्योंकि पिछले साल जब प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उस वक्त एक पतंग कटकर प्रधानमंत्री तक आ गई थी। ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने इस बार 150 से ज्यादा काइट कैचर्स को लगाया है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और सुनो इंडिया में मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कि कैसे बारिश ने देश भर में तबाही मचा रखी है, उसकी अहम तस्वीरें।